हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रणधीर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का आप हेडिंग देख रहे हैं, आज हम जानने वाले हैं C++ के बारे में। आप देख रहे होंगे कि हेडिंग में दिया हुआ है एन इंट्रोडक्शन, C++ एन इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे C++ का बेसिक जानकारी से और धीरे धीरे क्लास को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि C++ क्या है। आप देख रहे होंगे बहुत सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है और डेफिनेशन हमें जानना ही होगा, कुछ बेसिक चीज़ जानना ही होगा, तभी हम बाद में कुछ प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ सकेंगे, या यूँ कहें कि प्रोग्रामिंग हम तब परफॉर्म कर पाएंगे जब हमें कुछ बेसिक चीज़ पता होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, HLL हाई लेवल लैंग्वेज। मैं डेफिनेशन यहां पे क्लियर कर दूंगा आपको, हर चीज जो लिखा हुआ है। C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज हमारे पास मशीन लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है और हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो कि आगे मैं जिक्र करूंगा, इसके बारे में कई बार जिक्र करूंगा। लेकिन इन शॉर्ट बता दूं कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसे प्रोग्राम करना और यूजर के लिए समझना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 1980s में डेवलप किया गया था बाय ज़ारने स्ट्रॉस्ट्रक एट AT&T लैब। अक्सर पूछा जाता है कि कहां पे हुआ था ये डेवलप, तो AT&T लैब पे ये डेवलप किया गया था। C++ is also an object oriented programming language। C++ हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही, लेकिन साथ में ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, OOP लैंग्वेज, जो कि सिमुला 67 से ये डिराइव्ड है। ओके स्टूडेंट्स, विच इज अ सुपर सेट ऑफ लैंग्वेज C। मतलब C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ ही वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि C लैंग्वेज से डिराइव्ड है। मतलब लैंग्वेज C++ लैंग्वेज C से डिराइव्ड है और लैंग्वेज C को डेवलप किया था डेनिस रिची ने 1970s में। विच मीन्स दैट द सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज C एंड C++ लुक ऑलमोस्ट सिमिलर। मतलब C और C++ का सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए C प्रोग्राम कोड इज ऑल्सो अ C++ प्रोग्राम कोड। मतलब अगर हम C का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे C++ का प्रोग्राम कोड भी कहा जा सकता है। एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट C++ इज दैट इट वॉज प्रीवियसली कॉल्ड C विद क्लासेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, लैंग्वेज C++ का पुराना नाम अक्सर पूछता है कि क्या है, तो लैंग्वेज C++ का पुराना नाम स्टूडेंट्स है C विद क्लासेस, क्योंकि लैंग्वेज C++ लैंग्वेज C से डिराइव्ड है, इसीलिए इसे पहला नाम दिया गया था C विद क्लासेस, क्योंकि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया C++ में, और C++ का नाम जो सजेस्ट किया था वो थे रिक मैस्केटी, जिसमें प्लस प्लस पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्लस प्लस, तो प्लस प्लस हमारा एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसीलिए यह कहा जाता है कि C++ एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है लैंग्वेज C का। ओके, अब देखिए यहां पर की फीचर्स। इट इज इजी टू कोड एंड अंडरस्टैंड, आसान है कोड करना और समझना। इट इज मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन पर डिपेंडेंट करता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है जावा की तरह। इट इज ओनली कंपाइल्ड लैंग्वेज, इसे सिर्फ हम कंपाइल करते हैं, इंटरप्रीटर ये या इंटरप्रीटर पर बेस्ड नहीं होता ये। इट इज मोस्टली यूज फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम करने के लिए, गेम्स करने के लिए और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक बार इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। अब कहता है कि सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट क्या है। देखिए स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग से पहले सब चीज जानना होगा, तभी हम प्रोग्राम कर पाएंगे। जैसे हिंदी बोलने के लिए हम हिंदी ग्रामर को पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं, या आप इंग्लिश के लिए आप ABCD अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं, वैसे सी प्लस प्लस का ये बेसिक जानकारी है जिसके बगैर आप नहीं प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट मतलब सी प्लस प्लस हमारा ये सारे कैरेक्टर्स को यूज करता है, सेट्स को। तो सबसे पहले वो यूज करता है लेटर्स को। तो लेटर्स में क्या है, कैपिटल S से कैपिटल Z और स्मॉल s से स्मॉल z। वैसे ही डिजिट में क्या यूज करता है, 0 to 9। और कुछ स्पेशल सिंबल हैं जो कि मैं पूरा नहीं लिख पाया हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम था, और भी बुक में अवेलेबल है, पूरा डिटेल्स में आप देख सकते हैं वहां से भी, जो कि मैंने यहाँ कुछ लिस्ट किया है। अब क्या है टोकन्स। अक्सर सवाल किया जाता है स्टूडेंट कि टोकन क्या है। टोकन जिसे लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, और टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम टोकन कहेंगे। अगर एक एग्जांपल के रूप में कहें कि हमारा बॉडी जो बना हुआ है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, तो वैसे ही किसी प्रोग्राम कोड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो कहलाएगा मेरा टोकन या लेक्सिकल यूनिट। और सी प्लस प्लस के पास ये सारे टोकन्स हैं, जिसे हम कहेंगे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर्स और ऑपरेटर। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंचुएटर और ऑपरेटर्स। अब आते हैं कीवर्ड्स पर। अब कीवर्ड्स क्या है, कहते हैं कि कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड दैट आर रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा वो रिजर्व्ड होता है और जिसका स्पेशल मीनिंग ही तय होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सी प्लस प्लस है 48 कीवर्ड। सी प्लस प्लस के पास 48 कीवर्ड है, तो लैंग्वेज सी के पास 32 कीवर्ड है। तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग कीवर्ड बनाया गया स्टूडेंट्स। और सी प्लस प्लस का कीवर्ड ये सारे लिस्ट में दिया हुआ है, जिसे आप एक बार पढ़ेंगे। तो जैसे है ASM, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, फ्रेंड, गो टू, इफ, इनलाइन, इंट, लॉन्ग, न्यू, ऑपरेटर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टेम्पलेट, दिस, थ्रो, ट्राई, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वर्चुअल, वॉइड, वोलेटाइल और वाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास कीवर्ड्स। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या कि आइडेंटिफायर्स क्या है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आइडेंटिफायर्स कहते हैं कि सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर और ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोई भी आइडेंटिफायर वो स्टार्ट होगा या तो लेटर से या तो अंडरस्कोर से। व्हाइट स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैरेक्टर, और व्हाइट स्पेस को भी हम एज अ कैरेक्टर ही काउंट करेंगे, जिसमें से आपका लिखा हुआ है सम वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर। कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर है हमारे पास, जिससे आप देख पाएंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। देखिए यहाँ पर ABC लगातार है इसीलिए वैलिड है, यहाँ पे स्पेस है इसीलिए ये इनवैलिड है। देखिए मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है तो ये वैलिड है, लेकिन यहाँ पर मैंने डैश से स्टार्ट किया है या हाइफन कह सकते हैं इसको आप पढ़ने के लिए, तो ये क्या है मेरा इनवैलिड। ABC 1 2 3 वैलिड है, लेकिन 1 2 3 ABC इनवैलिड है क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो गया है। हेलो अंडरस्कोर ABC ये वैलिड है, लेकिन हेलो स्पेस ABC ये इनवैलिड है क्योंकि स्पेस इनवैलिड ही रहेगा। अंडरस्कोर 1 2 3 ये भी वैलिड है और 1 2 3 इनवैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जा सकता है और यहां नंबर से स्टार्ट है। अब है क्या लिटरल्स। कहते हैं कि लिटरल्स को हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। तो हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है,
बुल लिटरल है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इंटीजर, जी हाँ स्टूडेंट, इंटीजर जो कि कभी भी नहीं कंटेन करेगा फ्रैक्शनल वैल्यू को। याद रहे स्टूडेंट, इंटीजर कभी फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। वैसे ही फ्लोटिंग कांस्टेंट जो कि वो क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। लेकिन बुल लिटरल क्या होगा, वो कंटेन कर सकता है या तो ट्रू वैल्यू या तो फॉल्स वैल्यू। अब आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल्स भी कहते हैं हम लोग। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होगा कि एक ऐसा सीक्वेंस कैरेक्टर का जो हमेशा डबल कोट्स में होगा। डबल कोट्स आप इसको कह सकते हैं डबल कोट्स, जैसे देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, हेलो। हेलो को मैंने लिखा है डबल कोट्स, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे स्ट्रिंग। वैसे क्या है हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट वो होता है जो सिंगल कोट में कंटेन करता है। तो मैंने लिखा ए सिंगल कोट में, तो ये मेरा क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा मैंने 1, ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैरेक्टर, क्योंकि सिंगल कोट में है। डबल कोट में हमेशा स्ट्रिंग होता है और सिंगल कोट में हमेशा उसे हम कैरेक्टर कहेंगे। इसी में आता है मेरा स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये सारे स्केप सीक्वेंस हैं। और इसी से या इस टॉपिक से बराबर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बहुत जगह पर अराइज किया जाता है। \A, \B, \F, \N, R, T, V। फिर है आपके पास सिंगल कोट, डबल कोट, डबल स्लैश मतलब डबल बैक स्लैश मतलब इसको कहेंगे बैक स्लैश, और अंतिम में क्या है, नल। तो पूछता है कि ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या ए क्या मीनिंग तय करता है। तो ये ऑडिबल बेल के लिए होता है या अलार्म के लिए, ये बैक स्पेस के लिए होता है, ये फॉर्म फील्ड के लिए होता है, ये न्यू लाइन के लिए होता है, ये कैरिएज रिटर्न के लिए होता है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप के लिए, ये वर्टिकल टाइप के लिए, सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश और नल। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, जो कि /n और /t बहुत बार यूज किया जाएगा प्रोग्राम कोड में। अब आते हैं स्टूडेंट, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है टॉपिक में। तो अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स में पंचुएटर्स। टोकन्स ये भी है स्टूडेंट्स, पंचुएटर जिसे हम सेपरेटर भी कहेंगे। तो C++ के बाद हमारे C++ के पास ये सारे पंचुएटर्स हैं, ठीक है, जिसमें इसमें कुछ मैंने यहां पे लिखा है। तो कुछ हमारे पास क्या है, तो ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, सेमीकोलन है, कॉमा है, कर्ली ब्रेसेस है, कोलोन है, इलिप्सिस है, हैश साइन या पाउंड साइन है, और भी कुछ इसमें हो सकते हैं। फिर ऑपरेटर, जी हाँ स्टूडेंट, ऑपरेटर से हर बार क्वेश्चन, और ये इसको बहुत बार यूज करेंगे। तो ऑपरेटर हमारे पास C++ के पास ये सभी ऑपरेटर्स हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर जिसे ऑपरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड का जरूरत पड़ता हो, उसे हम कहेंगे यूनरी ऑपरेटर। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं A++, तो ये मेरा क्या है, ऑपरेंड, और ये मेरा क्या है, ऑपरेटर। तो इसे एक ही ऑपरेंड का जरूरत हो उसे हम कहेंगे यूनरी ऑपरेटर, और ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स हैं। वैसे ही बाइनरी ऑपरेटर, एक ऐसा ऑपरेटर जिसे ऑपरेट या जो ऑपरेट होता है 2 ऑपरेंड पर कम से कम। देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मेरे पास क्या है, A+B, तो देखिए प्लस के पास ये मेरा ऑपरेटर है और ये दोनों मेरे पास क्या है, ऑपरेंड। तो A और B मेरा ऑपरेंड और ये मेरा क्या है, ऑपरेटर। तो इसे ऑपरेट करने के लिए 2 ऑपरेंड का जरूरत पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। अब इसी में आता है अर्थमेटिक। आप देख सकते हैं अर्थमेटिक का सिंबल आपके पास दिया हुआ है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्वोशिएंट के लिए, डिवीजन रिमाइंडर के लिए। जी हाँ स्टूडेंट, जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 चीज हमारे पास निकल के आता है, एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना होगा तो हम परसेंट का सिंबल यूज करेंगे और ये सिंपल स्लैश का यूज करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर ये सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। वैसे ही हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, ये सब भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार आराम से इसको देखिएगा आप लोग। असाइनमेंट ऑपरेटर ये सारे हैं, एक बार देख लेंगे। ये हमारे पास क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं कुछ और भी इसके बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे। अभी मेरे पास क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, यूनरी एक ऑपरेंड पर काम करता है, बाइनरी 2 ऑपरेंड पर, लेकिन टर्नरी ये 3 ऑपरेंड पर काम करता है, या इसी का एक और नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कंडीशनल ऑपरेटर और स्कोप रेजोल्यूशन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलन है और यहाँ पे कॉलन 2 बार यूज किया गया है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
तो ये है हमारे पास टोकन ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ जानना होगा लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। सिंपल भाषा में ये कहें ट्रांसलेटर। अगर स्टूडेंट्स मैं जानता हूं इंग्लिश और आप सभी अगर जानते हो हिंदी, तो एक पर्सन ऐसा होगा हमारे बीच में जो कि हिंदी को ट्रांसलेट कर सकता है इंग्लिश में और इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकता है हिंदी में, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेटर। उसी प्रकार से हमारे पास लैंग्वेज के लिए भी ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जिससे हम कहेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर। और इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रहे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। मतलब ये सोर्स कोड को चेंज करता है ऑब्जेक्ट कोड में, और सोर्स कोड वो होता है जो प्रोग्रामर लिखता है, जो यूजर लिखता है, और ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो सिस्टम समझता है, और लैंग्वेज प्रोसेसर सोर्स कोड को बदलता है ऑब्जेक्ट कोड में, ध्यान रखिएगा। और लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? 3, असेंबलर, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ध्यान रहे स्टूडेंट, 3 हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो असेंबलर क्या होता है? तो इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? तो छोटा सा मैंने यहां लिख दिया आपके लिए, दैट कंटेन निमोनिक्स। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि असेंबली लैंग्वेज क्या कंटेन करता है? तो निमोनिक्स। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट या यूं कहा जाए कि शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा गया है, या मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। ऐड, सब, एसटी स्टोर करने के लिए, एलडी लोड करने के लिए, फिर आरएम रिमूव करने के लिए, ये बहुत सारे इसमें आपके पास यूज किए गए हैं निमोनिक्स, इसे हम निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज क्या है? जो 0 और 1 होता है उसे हम क्या कहेंगे? मशीन लैंग्वेज। तो हमारा असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब जो कंप्यूटर समझता है उसे उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। और हम प्रोग्राम करेंगे असेंबली लैंग्वेज पे, और उसे कन्वर्ट करेगा कौन? असेंबलर, असेंबली को मशीन में। सिमिलर वे में कंपाइलर क्या होता है कि ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है या लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरे प्रोग्राम कोड को, जितना बड़ा प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, उसे एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब सिंगल रन में या 1 गो में। और ये यहां पे बहुत शानदार डिफरेंस बन जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। मतलब कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और आप देख रहे होंगे कि इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। बट दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि ये 1 गो या सिंगल रन में करता है ये, और ये इंटरप्रेटर करता है इसे लाइन बाय लाइन। देख सकते हैं, इट इज सिमिलर एज कंपाइलर दैट कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, बट इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप लोग को? तो कुछ मैंने यहां आपके लिए लिख दिया है कि लैंग्वेज C++, जावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो कि कंपाइलर को यूज करते हैं, लेकिन एसक्यूएल, ओरेकल, जावा वो क्या यूज करता है? इंटरप्रेटर को। जी हाँ स्टूडेंट, जावा दोनों को यूज करता है, क्योंकि जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, जो कि कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा उसमें। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने यहां छोटा सा बनाया है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां बनाया है कि मशीन लैंग्वेज नियरेस्ट टू सिस्टम। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? सिस्टम के सबसे नजदीक यही होता है। उसके ऊपर होता है असेंबली लैंग्वेज, और उसके ऊपर होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये मैंने फुल फॉर्म लिखा है, आप यहां से इसको आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये रहा आपका डिटेल्स एक बार। ओके ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं एरर्स में। हाँ स्टूडेंट्स, एरर्स में, क्योंकि आपको एरर के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो एरर क्या है? तो एरर आर द बग। एरर एक तरह क्या है? बग होता है, अनवांटेड थिंग होता है, दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लैंग्वेज प्रोसेसर, जो लैंग्वेज प्रोसेसर इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और C++ हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर। तो C++ के पास इस तरह के सारे एरर्स हैं, रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत बार एग्जांपल में पूछता है या एग्जाम में पूछता है डिफरेंस में कि रन टाइम और कंपाइल टाइम में क्या डिफरेंस है। मैंने कुछ यहाँ लिख दिया डिटेल्स में, और भी आप आगे पढ़ेंगे इसको। तो रन टाइम एरर वो एरर होता है
वो तब अकर होता है, या यूं कहें कि तब अराइज होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एग्जीक्यूट मतलब जिस समय आप प्रोग्राम को रन करवा रहे होंगे कंसोल पे और उस वक्त अराइज होगा, उसे हम कहेंगे रन टाइम एरर। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो डोमेन एरर, डिवाइड एरर और भी कुछ सारे एरर इसमें हो सकते हैं। लेकिन कंपाइल टाइम एरर वो एरर होता है स्टूडेंट्स जो अकर होता है तभी जब प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं उसी वक्त अराइज हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कंपाइल टाइम एरर। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा रन टाइम और कंपाइल टाइम में डिफरेंस ये है कि ये रन टाइम पर अराइव होता है और ये प्रोग्राम के कंपाइलेशन स्टेज पर ही हो जाता है। कुछ यहां पे और भी एरर लिखा है मैंने, सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर वो एरर होता है जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक के द्वारा अराइज किया जाए। जी हाँ, जो C++ का ग्रामर है अगर उसमें कुछ मिस्टेक किया जाएगा तो वो एरर जनरेट करेगा, जैसे मिसिंग ऑफ सेमीकोलन, कॉमा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर जो तब अराइज करता है जब जिसमें रॉन्ग लॉजिक अप्लाई कर दिया जाए। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक कोड लिखा है सिंपल सा, ये मेरा इवन ऑड चेक करने के लिए, मतलब ये इवन के लिए है। तो मैंने मॉड्यूलो चेक किया यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर को हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से और डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, और उसके बराबर अगर 0 0 अगर मैच करेगा तभी करेक्ट होगा। लेकिन यहां पर देखिए मैंने यहां रिमाइंडर निकाला है और यहां पर निकाल क्या दिया है, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट से हमें मैच नहीं करना होता है, हमें रिमाइंडर से मैच करना है। तो हमारा रिजल्ट ये एरर नहीं बताएगा, लेकिन ये हमारा रिजल्ट भी सही नहीं देगा, ये रन टाइम पर आपको इफेक्ट्स का दिखेगा। इसीलिए मेरा इनकरेक्ट और ये मेरा क्या है, करेक्ट। वैसे ही क्या है हमारा स्टूडेंट, सिमेंटिक एरर। जी हाँ, सिमेंटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो कि इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ प्रोग्राम कोड से जनरेट किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि A+B असाइनमेंट ऑपरेटर और क्या है, C। तो C का वैल्यू हम A+B में असाइन नहीं कर सकते हैं, दिस इज द रॉन्ग लॉजिक। तो सही क्या है, तो A+B को ऐड करने के बाद हमने C में असाइन कर दिया और ये मेरा क्या है, सिमेंटिक एरर जनरेट कर रहा है। तो ये मेरा एरर है और ये मेरा क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि एक सिंपल C++ का प्रोग्राम कोड कैसा दिखता है। एक मैंने एकदम छोटा सा कोड लिखा है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने लॉकडाउन से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं पूरा, आप लोग पढ़ना सीखिएगा। जिसे कहेंगे हैश इंक्लूड iostream.h। जी हाँ स्टूडेंट, iostream.h। और आप देख रहे होंगे इसे हम कहेंगे एंगल ब्रैकेट ओपन, इसे कहेंगे एंगल ब्रैकेट क्लोज। वैसे ही हैश इंक्लूड conio.h, जिसे हम लिखा है एंगल ब्रैकेट में हमने लिखा है। लेकिन कभी कभार स्टूडेंट आप इस हेडर फाइल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, conio को आप डबल कोटेशन मार्क में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई एरर आपका जनरेट नहीं करेगा अगर आप कंपाइलर टर्बो C++ यूज कर रहे हैं तो। फिर मैंने लिखा है void main, क्योंकि ये मेरा मेन फंक्शन है। मैं बता दूं आपको कि C++ का हर प्रोग्राम कोड मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा और वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। void आप यहां कभी कभार इंट भी देख सकते हैं या कुछ नहीं भी देखेंगे तो यहां ऑटोमेटिक इंट ही होगा। अगर void ना हो और इंट भी ना हो तो ऑटोमेटिक इंट है, या अगर इंट होगा तो भी इंट ही होगा। किसी भी C++ के प्रोग्राम को हम अगर बनाएंगे तो हम एक मेन जब ओपन करेंगे तो हमें ओपन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन का साइन देना होगा। हमने लिखा है सी आउट, कंसोल आउट है स्टूडेंट, ये मेरे पास इंसर्शन या लेफ्ट शिफ्ट कह सकते हैं। और डबल कोट में मैंने लिखा है कि लॉकडाउन इज बोरिंग, मतलब आप देख सकते हैं कि ये डबल कोटेशन मार्क्स में आप इसके अंदर में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड दिखाता, लॉकडाउन इज बोरिंग वो भी दिखाता, या हेलो रणधीर सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फ्री हैं, लेकिन वो डबल कोट में आप जो भी लिखेंगे वही स्क्रीन पर शो करेगा स्टूडेंट्स। और हम जानते हैं कि C++ का हर स्टेटमेंट एंड करता है सेमीकोलन से, इसलिए मैंने क्या लगाया है, सेमीकोलन, ये कंपलसरी है स्टूडेंट। फिर मैंने लिखा है गेट ch। ये गेट ch एक फंक्शन है जो कि कंसोल को होल्ड करके रखता है यूजर के लिए तब तक जब तक हम लोग एक कैरेक्टर ना प्रेस कर दें। मतलब अगर आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपको स्क्रीन में इस तरह का आउटपुट शो कर रहा होगा, यहां पर लॉकडाउन इज बोरिंग, और यहां वेट कर रहा होगा
कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा और वेट कर रहा होगा। जैसे ही हम कुछ प्रेस करेंगे तो वैसे इस प्रोग्राम पर वापस हम लोग इस कंसोल पर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एक छोटा सा जानकारी मैं देना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने इधर भी दिया है, बहुत सारे चीज को मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा जानकारी और देना चाहता हूं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक छोटा सा प्रोग्राम कोड के बारे में। आइए स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं क्या है ये। ओके, देखिए स्टूडेंट, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन हमें यहां पर इसे सीखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स आप लोग इसको, स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए मैंने बीच में प्रोग्राम कोड लिखा है। ओके, मैंने बीच में प्रोग्राम कोड लिखा है और कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है लेफ्ट में और कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है राइट में, जो कि आपको समझने में आसान बनाने के लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, और इसको आप देखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने 2 हेडर फाइल लिखा है, iostream.h और conio.h, और जरूरत के हिसाब से जितना भी हेडर फाइल आप चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारे और हेडर फाइल होते हैं जैसे math.h, ओके, process.h, limits.h, iomanip.h और भी सारे स्टूडेंट्स। ओके, तो फिर देखिए, फिर मैंने यहाँ एक और प्रोग्राम कोड लिखा है, तो यहाँ भी मैंने शुरुआत किया है void main से, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, CLR SCR क्लियर स्क्रीन करने, मतलब एक जो हमारा पुराना वैल्यू रहेगा स्क्रीन पर उसको इरेज करने के लिए मैंने एक फंक्शन यूज किया है, int a, b, c, या आप int a सेमीकोलन, int b सेमीकोलन, int c सेमीकोलन, से 3 अलग अलग स्टेटमेंट इसलिए लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि वेरिएबल सिमिलर टाइप का, सेम टाइप का, इसलिए मैंने int a, b, c और अंतिम में क्या लिखा है, सेमीकोलन। देखिए स्टूडेंट, क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद मैंने सेमीकोलन दिया है, फिर मैंने a, b, c के बाद सेमीकोलन दिया है, लेकिन मेन में कभी सेमीकोलन मैंने दिया ही नहीं है। ध्यान रहे स्टूडेंट कि मेन फंक्शन में कभी भी सेमीकोलन आप नहीं देंगे, अदरवाइज आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि मेन फंक्शन में कभी भी सेमीकोलन नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शन यही टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू आप एंटर करिए, जो कि है ये हमारे स्क्रीन पर शो करेगा यूजर के लिए। /n मैंने यूज किया है डबल कोट में, वो क्या करेगा, वो न्यू लाइन देगा, मतलब लाइन चेंज करके वो दिखाएगा। मैं आपको प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा उसका ड्राई रन करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके बारे में। सीन से क्या होता है, कंसोल इन। ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर हमें कंसोल पे अगर इनपुट लेना हो तो हम सीन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और हमें आउटपुट चाहिए तो सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, तो हमें इनपुट किसका चाहिए, तो ए की वैल्यू चाहिए। सिमिलर वे से सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी, लेकिन इस बार मैंने /n यूज ना करके मैंने अलग से इंड एल लिया है। इंड एल, इंड ऑफ लाइन। देखिए स्टूडेंट, /n से न्यू लाइन होता है और इंड एल से आपके पास लाइन चेंज देख रहे होंगे, दोनों का वर्क सेम है, बट दोनों को लिखने का सिंटेक्स अलग अलग है। /n हम हमेशा डबल कोट के अंदर लिखेंगे, लेकिन इंड एल किसी भी कोटेशन में नहीं होगा, बट दोनों का फंक्शन सेम होगा। हम आगे स्टूडेंट बहुत बार लिखने वाले हैं इन सभी चीजों को। तो देखिए मैंने सीन ए, सीन बी, और अब मैंने क्या किया, a प्लस बी को ऐड करके रखा वैल्यू कहां पर, सी में। और अब देखिए मैंने क्या किया है, एक सी आउट स्टेटमेंट यहां से यहां तक लिया है, और फिर मैंने कैस्केड कर दिया यहां से, कैस्केडिंग। जी हाँ स्टूडेंट, देखिए कैस्केडिंग यूज किया है। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट या आउटपुट ऑपरेटर का यूज करना ही कहलाता है कैस्केडिंग। ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैंने एक सी आउट यहां से यहां तक यूज किया है और एक सी आउट मैंने यहां कर दिया है। ध्यान रहे, अब देखिए कि ये मैंने डबल कोट क्लोज किया है और ये ओपन किया है, मतलब जो भी डबल कोट्स में रहेगा लिखा हुआ, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को छोड़ करके वो स्क्रीन पर एज इट इज शो करेगा। देखते हैं कैसे क्या शो करेगा। लेकिन यहां देखिए सी में कोई कोटेशन नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ सिंपल सी है और सेमीकोलन, मतलब हमें ये सी का वैल्यू हमें यहां मिलेगा, इसीलिए हमने इसे कोई कोटेशन में नहीं लिखा है। और हर प्रोग्राम की तरह मैंने यहाँ गेट CS दिया है ताकि आप आराम से वैल्यू देख पाएं और आपके लिए स्क्रीन होल्ड करके रख सके सिस्टम। और देखिए मैंने यहाँ पर ओपन किया कर्ली ब्रैकेट और मैंने क्या कर दिया, क्लोज। स्टूडेंट्स, एक छोटा जानकारी मैंने सबके बारे में लिखा है कि कौन क्या है, इसको एक बार देख लेंगे अच्छे तरीके से और इसको आप पढ़ेंगे भी कि क्या लिखा हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या
वीडियो को रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने यहां छोटा सा जानकारी लिखा है हेडर फाइल के बारे में, वो क्योंकि कॉमन चीजें होगा इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया है। अब हेडर फाइल के बारे में क्या क्या चीजें हैं आप देख पाएंगे, मैं लिखाता हूं आपको। देखिए हेडर फाइल में हैज यूज किया गया था तो उसे हम हैश कहेंगे या पाउंड साइन भी कहते हैं। हैज इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं या इसे इंक्लूड डायरेक्टिव भी कहा जाता है। देखिए मैंने यूज किया है एंगल ब्रैकेट, एक ओपन था एक क्लोज था, इसे हम एंगल ब्रैकेट कहेंगे, डॉट ऑपरेटर कहेंगे और डॉट एच। जी हाँ स्टूडेंट, याद रखिएगा इसको कि डॉट एच अक्सर सवाल किया जाता है एग्जाम में कि किसी भी हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है C++ में, तो ध्यान रहे स्टूडेंट डॉट एच होता है, ठीक है। लेकिन आईओस्ट्रीम डॉट एच और कॉन डॉट एच दोनों मेरा क्या है हेडर फाइल। और हेडर फाइल क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि हेडर फाइल वो होता है जो कंटेन करता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फंक्शन को, कॉन्स्टेंट्स को या और सारे चीजों को। ध्यान स्टूडेंट, हेडर फाइल सिर्फ दो ही नहीं, आईओस्ट्रीम और कॉनियो डॉट ही नहीं होते हैं, और भी हेडर फाइल होते हैं जिसे लगाया जा सकता है। जैसे मैथ डॉट एच है, अभी मैंने पहले भी कहा था मैथ डॉट एच है, आयोमेनिप डॉट एच है, ओके, स्ट्रिंग डॉट एच है, लिमिट्स डॉट एच है, जो जरूरत होगा उसका हम यूज करेंगे। अब यहां पर आईओस्ट्रीम के बारे में कुछ बता दूं, छोटा जानकारी लिखा हुआ है कि ये क्या है, मेरा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है जिसे हम फाइल हैंडलिंग में बाद में पढ़ेंगे। ये मेरा क्या है कॉनियो डॉट एच, इसे हम कहेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट। क्या है, बोथ आईओस्ट्रीम एंड कॉनियो आर द कंपलसरी हेडर फाइल। हाँ, ये दोनों कंपलसरी बन जाता है टू एग्जीक्यूट द C+ प्रोग्राम इन टर्बो C++ कंपाइलर। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर को यूज करते हैं या और भी कोई कंपाइलर को यूज करते हैं जो सपोर्ट करता है, उसमें आईओस्ट्रीम और कॉनियो कंपलसरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब प्रोग्राम कोड करेंगे तो हमें इनपुट आउटपुट करना होगा, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास आईओस्ट्रीम होगा और स्क्रीन को होल्ड करके वैल्यू देखने के लिए हम कॉनियो का यूज करेंगे। तो आप देख पाएंगे यहां पर, या मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए यहां पर मैंने लिख रखा है कि सी आउट और सी इन, सी आउट और सी इन दोनों मेरा क्या है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और दोनों मेरा ऑब्जेक्ट है किसका आईओस्ट्रीम डॉट एच का। वैसे ही CLR SCR और गेट CH, ध्यान रहे CLR SCR और गेट CH दोनों मेरा फंक्शन है किसका, तो कॉनियो डॉट एच का। मतलब बता दूं कि हेडर फाइल का यूज हम इसलिए करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा मेन से, जब आगे बढ़ेगा तो पता चल गया, सबसे पहले आगे चलेगा तो ये दिखा यहां पर CLR SCR फंक्शन, तो तुरंत यहां पर सिस्टम या कंपाइलर डिटेक्ट करेगा कि ये है क्या, तो इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है कहां पर, कॉनियो डॉट एच में। तो इसे हम लाइब्रेरी भी कहते हैं हेडर फाइल को, मतलब ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं जिसमें CLR SCR का डिक्लेरेशन छुपा हुआ है पहले से। अगर हमने ये लिख दिया इसका मतलब इसे हम यूज कर पाएंगे बिना हेजिटेशन का। वैसे ही अब देखिए स्टूडेंट, सी आउट और सी इन दोनों ऑब्जेक्ट है और हम दोनों यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर कर दिया यहां पर आईओस्ट्रीम डॉट एच। अगर आईओस्ट्रीम डॉट एच अगर हम ना लिखते तो सी आउट सी इन में हमारा एरर जनरेट हो जाता। इसीलिए देखिए आउटपुट के लिए मैंने क्या यूज किया है, तो सी आउट, इनपुट के लिए क्या यूज किया है सी इन, और दोनों मेरा ऑब्जेक्ट है किसका, आईओस्ट्रीम का, इसलिए मेरा क्या बन जाता है ये कंपलसरी। वैसे ही अगर हम गेट CH अगर हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि ये स्क्रीन को होल्ड करके वैल्यू हमें दिखाएगा, तो हमें कॉनियो देना पड़ेगा, इसीलिए हम कॉनियो का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक हम चाहते हैं फ्रेश वैल्यू, कि पुराना वैल्यू को इरेज करके नया वैल्यू हर बार जनरेट करें, तो हम यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। देखिए आउटपुट में क्या होगा, तो लिखा हुआ आएगा यहां पर इस तरीके से, देखते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ A, और मैंने यूज किया वहां पर /n, तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा कर्सर। तो 1 की वैल्यू दीजिए, तो 1 का वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू, और हमें क्या देना होगा, इंटीजर वैल्यू देना होगा, जो कि एक डेफिनेट रेंज में है हमारे पास, जिसका इंट का रेंज होगा -3 to 7 6
8 से लेकर के प्लस वैल्यू 32767 तक, मतलब इतना मैक्सिमम और इतना मिनिमम वैल्यू लेगा। तो अगर हम यहाँ प्रेस करते हैं 15, मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू इसने लिया। अब अगली बार फिर पूछेगा, क्योंकि मैंने एक और स्टेटमेंट सी प्लस प्लस का सी आउट लिख रखा है, तो इंटर वैल्यू ऑफ बी, तो इंटर वैल्यू ऑफ बी, तो बी का वैल्यू एंटर करेंगे हम लोग यहाँ से कीबोर्ड से। तो हमने अगर प्रेस कर दिया 5, अब यह यूजर ने प्रेस किया, अब वो लॉजिक पर अप्लाई किया जाएगा। तो लॉजिक हमारे पास क्या आता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 5, दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20। तो अब हमारे पास शो करेगा यहाँ पर सम इक्वल टू 20। अब सम इक्वल 20 क्यों शो करेगा, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, पहले क्या आएगा, लाइन चेंज करेगा पहले वो, फिर सम इक्वल टू, देखिए डबल कोट में लिखा हुआ है, तो सम इक्वल टू क्या शो करेगा वो, सम इक्वल टू और सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना था, तो 15 प्लस 5, तो कितना हो गया 20। देखिए सम इक्वल टू और 50। लेकिन अगर हम इस सी आउट स्टेटमेंट को पूरा को अगर हम सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देते सी, तो भी कोई एरर जनरेट नहीं होता। लेकिन हमारे पास जब रिजल्ट शो करता, तो सम इक्वल टू 20 ना करके सिर्फ यहां पर क्या आता स्टूडेंट, इस जगह पर 20। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहां लिखा हुआ है इस जगह पर, गौर करिए कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, लाइन चेंज, तो मैंने यहां लिखा है एंटर वैल्यू ऑफ ए, लाइन चेंज, फिर यहां पहुंच गया। अब ए का वैल्यू एंटर करेगा यूजर, फिर एंटर वैल्यू ऑफ बी, लाइन चेंज, फिर एंटर करेगा यूजर, और दोनों को ऐड करने के बाद क्या हमारे पास आ गया रिजल्ट। और ये हमारा इस प्रोग्राम कोड का क्या स्टूडेंट, आउटपुट। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, एकदम सिंपल प्रोग्राम, जो कि दो इंटीजर को ऐड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा स्टूडेंट तो इससे आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें, कुछ कुछ जरूर समझ में आएगा। क्योंकि स्टूडेंट हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, और बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है स्टूडेंट। हम और भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, ओके, और क्लासेस मेरा और भी आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, और हम नए नए टॉपिक को सिलेबस के रूप में इसे हम लेते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए स्टूडेंट्स। थैंक यू।